आदाब। खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज एक ऐसे शख्स की बात और ऐसी खातून की बात जिन्होंने हिम्मत और जज्बे की मिसाल पेश की है। ना सिर्फ हिम्मत और जज्बे की मिसाल पेश की है बल्कि अपने और अपने ख़ानदान की किफ़ालत भी की है, वो भी ऐसे वक्त में जब वो सिंगल मदर हों और उनके 3 बच्चे हों और ऊपर से माजूरी भी उनके लिए हायल रुकावटें में से एक हो, लेकिन उन्होंने इसको रुकावट नहीं बनने दिया। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देखेंगे उन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किफ़ालत घर की कैसे की जाती है। अगर आप के घर में ख़ानदान में कोई फ़र्द माजूर है तो माजूरी को बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हमने पढ़ी हैं और देखी हैं, मिसालें कि माजूरी को रुकावट नहीं बल्कि हौसले और हिम्मत के साथ उसे जीने और कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ और किफ़ालत के साथ लोगों ने करके दिखाया है। जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, इनमें एक खातून आपको दिखाई दे रही हैं। ये दिल्ली से ताल्लुक़ रखती हैं, दिल्ली के शाहीन बाग में ये रहती हैं, ऑयल पेंटिंग करती हैं और इनका नाम है महजबी। आज हम इसलिए और स्कूटी वाली जो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिसमें आप को सीधे तौर पर ये दिखा होगा कि इनके 3 बच्चे हैं। स्कूटी पर ये बैठकर जगह जगह जाकर ऑयल पेंटिंग फरोख्त किया करती रही हैं और माजूरी होने को उन्होंने रुकावट नहीं माना। सिंगल मदर होने की वजह से उन्होंने बहुत जद्दोजहद की और जो कोशिशें और काविशें रंगों के साथ उन्होंने की वो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ऑयल पेंटिंग के ज़रिए ना सिर्फ उन्होंने कागज़ पर रंग बिरंगी तस्वीरें बनाई बल्कि उन्होंने अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी में रंग भरे हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे आज महजबी साहिबा का, लेकिन वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ी नहीं है, लेकिन तस्वीरों अब से कुछ देर बाद वो हमारे साथ होंगी। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जहां ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है, तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं, लेकिन नए वेरिएंट से लोग को आगाह भी किया जा रहा है। और ऐसे में गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों की अगर हम बात करें तो दिल्ली की अगर हम बात कर लें तो दिल्ली में ज़्यादा केसेस अब आने लगे हैं कोरोना के। तो ऐसे में फिर से सवाल ये उठने लगा है, कई सारे एक्सपर्ट्स ये कहने लगे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में चौथी लहर भी आए। तो ऐसे में हमें किस तरह की तैयारियाँ करनी चाहिए, क्योंकि हम 3 लहर तो अब तक झेल चुके ही कहना मैं मुनासिब समझ रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी वबा थी जिसका एक्सपीरियंस किसी को नहीं था। तो इस हवाले से कई सवाल हम करेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक ख़ास मेहमान भी जुड़ी हैं जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी साहिबा। बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। आप इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं ख़ास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए। और ख़ास मेहमान जिनका जिक्र मैंने किया, जिनका अपर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप चलते हुए देख पा रहे हैं, उनके जज्बे को मिसाल के तौर पर लिया जा रहा है, हिम्मत और जज्बे के। क्योंकि जब आप सिंगल मदर हैं, आपके 3 बच्चे हैं, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि वो घर की और अपनी किफ़ालत करते हुए खातून दिख जाएंगी। लेकिन एक और पहलू ये कि अगर वो खातून माजूर हैं तो ऐसे में उन्हें डबल स्ट्रगल या जद्दोजहद करना पड़ता है। तो जद्दोजहद की क्या है कहानी हम सुनेंगे कुछ देर बाद महजबी की ही ज़बानी, जो कि दिल्ली के शाहीन बाग से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन दिल्ली की ही एक बात कर लेते हैं स्वाति साहिबा, क्योंकि हमने देखा है कि केसेस अब दिल्ली में बढ़ने लगे हैं। इसके अलावा कई और इलाके हैं, शहर हैं, वहाँ पर भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह आप क्या मानती हैं? और नए नए वेरिएंट्स जो सामने आ रहे हैं वो भी अब शायद लोग नहीं डर रहे हैं उससे, क्योंकि बोरियत उन्हें होने लगी है, लेकिन फिर भी उन्हें डरने की किस हद तक ज़रूरत है? और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर सबसे रूबरू होकर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी बहुत ज़रूरी होगी कि आज हम कोरोना की स्थिति को अगर देखें तो भारत काफ़ी अच्छी और मजबूत स्थिति पे खड़ा हुआ है, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है भारत में वो बहुत मुस्तैदी से चला है और हम काफ़ी जनसंख्या को अपने इस वक्त वैक्सीनेशन दे चुके हैं। 93% लोग फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं, वहीं 83% लोगों को 2 डोज भी लग चुकी है, जो कि 18 साल से ऊपर है। वहीं देखा जाए तो पॉजिटिविटी रेट भी भारत में इस वक्त 1% के नीचे ही चल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। आर वैल्यू जो हम नापते हैं किसी भी पेंडेमिक में, महामारी में, वो भी ज्यादा नहीं है। तो स्थिति अभी हमारी मजबूत है और वही
हम ये भी देख रहे हैं कि XC वेरिएंट जिसके बारे में लगातार WHO बात कर रहा है और कई अब देशों में इसके केसेस सामने आए हैं, वो भारत में भी दस्तक दे चुका है। अच्छी बात यही है इस वेरिएंट को लेकर के कि अभी तक कोई भी तीव्र मामला सामने नहीं आया है या किसी को बहुत ज्यादा परेशानी इस वेरिएंट से नहीं दिखाई दी है, जिसका एक काफी दामोदार हमारे वैक्सीनेशन को भी जाता है कि काफी हद तक लोगों ने टीका लगवा लिया है, जिसकी वजह से अब जो नए कोरोना के वेरिएंट्स आ रहे हैं वो इतने घातक नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो इतनी ज्यादा तकलीफें पैदा नहीं कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जैसा आपने कहा, क्योंकि जब हम बिल्कुल ही ये सुनते हैं कि गवर्नमेंट ने सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा लिए हैं, ऐसे में हम भी बहुत लापरवाही करने लगते हैं। हमें लगता है कि अब कोरोना बिल्कुल ही खत्म हो गया, हमें बिल्कुल भी मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, हम कोई भी एक्टिविटी करें हमें कोरोना के बारे में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। जरूर हम एक जाती तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि हम मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें, ज्यादा भीड़ की जगह में ना जाएं। ये एहतियात हम अगर अपने तौर पर रखेंगे तो हम लोग आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा स्पाइक्स या जिस तरह से चौथी लहर की बात हो रही है, ये सब आशंकाएं ही बनकर रह जाएंगी और हकीकत में हम इनका सामना नहीं करेंगे। अगर हम लोग भी थोड़ा सा मुस्तैद रहे, हम लोग भी एहतियात बरते, और अगर अब जैसे आप देख भी रहे हैं कि सरकार ने बूस्टर डोज की स्वीकृति 18 साल से ऊपर सभी लोगों को दे दी है, तो जो लोग भी अब बूस्टर डोज लगवाने के समय पर पहुंच चुके हैं, 9 महीने हो गए हैं आपको सेकेंड डोज से, तो जरूर आप बूस्टर डोज लगवाएं, ताकि जो इम्यूनिटी का लेवल है आपके शरीर में, जो एंटीबॉडीज का लेवल है, वो और बेहतर हो सके और ये जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं इनसे आप ग्रसित ना हो। तो इसलिए जरूर बूस्टर डोज लगवाएं। और इस बात का हमें लगातार ध्यान रखना होगा कि देखिए पड़ोसी देश चीन में हम देख रहे हैं कि तरह तरह के लॉकडाउन्स लग रहे हैं, वहां संक्रमण बहुत बढ़ रहा है, भाई यूके अमेरिका में संक्रमण बढ़ रहा है, और अब भारत ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी पूरी तरह से खोल दिया है। ऐसी स्थिति में बाहर से इस संक्रमण का दोबारा आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए जरूर हम अगर अपनी तरफ से कोशिश करें कि हम लोग संक्रमण नहीं बढ़ाएं, किसी को लक्षण है तो वो तुरंत जांच कराएं, दूसरे लोगों से अपने आप को अलग करें, ये चीजें अगर हम करें तो हम बिल्कुल। और मुझे लगता है ये तमाम चीजें लोगों को पता है और हम बार बार इसे रिपीट करते हैं, तो इससे भी लोग बोर होते होंगे, लेकिन ये रिपीट करने की ज़रूरत है, क्योंकि XEZ के वेरिएंट की अगर हम बात कर लेंगे तो हिंदुस्तान के 2 शहरों में, गुजरात और इसके अलावा महाराष्ट्र में ये मंजरेआम पर आ चुका है, 2 मामले मंजरेआम पर आ चुके हैं। तो क्या ये इससे पहले जो वेरिएंट्स आए हैं स्वाति साहिबा, ये उनसे मुख्तलिफ है? इस हवाले से क्या स्टडीज़ अभी कह रही है, इब्तदाई तौर पर क्या कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल, देखिए अभी शुरुआती जानकारी जितनी भी सामने आ रही है उससे साफ तौर से ये दिख रहा है कि जो ओमिक्रॉन के 2 वेरिएंट्स थे, BA1 और BA2, उन दोनों के ही मिश्रण से ये नया वेरिएंट बना है। लेकिन अच्छी बात यही है कि ये अभी तक बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं दिख रहा है। इससे इसकी फैलने की क्षमता 10 गुना बढ़ गई है ओमिक्रॉन से, जो कि चिंता का विषय है, लेकिन घातकता उतनी नहीं दिख रही, जो कि अच्छी बात है कि संक्रमण अगर लोगों को होगा भी तो वो मामूली होगा, हल्का साधारण खांसी बुखार होकर के ठीक हो जाएंगे, ऐसी आशंका अभी तक जताई जा रही है कि ये ज्यादा दिक्कत नहीं पैदा करेगा। लेकिन हमने कोरोना के साथ ये देखा ही है कि कोरोना जो है बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है, अपने रूप को बदलता है, और ऐसे में हम कई वेरिएंट्स अभी तक देखते आए हैं। माना यह जा रहा है कि क्योंकि अब टीकाकरण अच्छे से होने लगा है, लोग भी एहतियात बरतते हैं, तो इसलिए अब कोई ऐसा घातक वेरिएंट सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी विश्व भर में हर किसी को वैक्सीन नहीं मिल पाई है, कई देश ऐसे हैं जहां बहुत कम संख्या में वैक्सीन लोगों तक पहुंची है, ऐसे में अभी हम पूरी तरह से इस बात को नहीं नकार सकते कि कोई घातक वेरिएंट नहीं आएगा। आने की संभावनाएं रहती हैं, और इसीलिए बार बार ये बात बोली जा रही है कि एहतियात से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम जल्द वहां तक पहुंचेंगे जहां कोरोना हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत नहीं रहेगा, और ये एक यादगार के रूप में हम बिल्कुल। और अभी हम ये देख रहे हैं कि स्कूल जो हैं तमाम खुल चुके हैं, बच्चे एग्जामिनेशन में मसरूफ हैं। गाजियाबाद की अगर हम कल बात करें तो कल स्कूल में 4 से 5 केसेस मंजरेआम पर आए, तो वो तमाम SOPs जो पहले फॉलो किए जा रहे थे हो सकता है नहीं फॉलो किए जा रहे हों, और या फिर लापरवाही बरती जा रही हो। कैसे स्कूल इन तमाम इस कोरोना वायरस से बचे, क्योंकि अब नया वायरस भी मंजरेआम पर आ चुका है इंडिया में, तो फैलने में ज़्यादा समय और ज़्यादा वक्त उसे लगेगा नहीं। तो ऐसे में स्कूल इंतज़ामिया के हवाले से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे होते हैं और एग्ज़ाम्स देने के लिए वो जा रहे हैं या स्टडी के लिए वो जा रहे हैं, और वहाँ पर अगर केसेस पॉजिटिव आ जाते हैं तो स्कूल को किस तरह के ख्यालात का या किस तरह से एहतियात रखना चाहिए?
बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है सना जी आपका। और खास तौर से देखिए, स्कूल के जितने भी प्रशासन हैं वो बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं कि स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों की मानसिकता पर कितना प्रभाव पड़ा है, शारीरिक जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है। और इसलिए बच्चों की ये जो अब स्कूल खुला है ये सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए उनका एक बहुत अहम किरदार है। अगर वो लोग स्कूल में जो प्रोटोकॉल्स हैं जो निर्धारित किए गए हैं, अगर उनका बहुत स्ट्रिक्टली पालन करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि बच्चे भी उनका पालन करें, टीचर्स भी उसका पालन करें, तो हम स्कूल और बेहतर तरीके से चलते रह सकेंगे। लेकिन अगर हम लोग उन चीजों का ध्यान नहीं दें, और एक बड़ी समस्या जो सामने आती है वो ये है कि लोग एक दूसरे को मास्क लगाने पर अब टोकने लगे हैं। यानी कि हम पहले कहते थे कि मास्क लगाइए, अब लोग सोचते हैं कि मास्क लगाएंगे तो दूसरा हमारा मजाक बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब लोग जो है इस तरह की धारणा रखने लगे कि 4 लोगों ने नहीं लगाया है तो हम क्यों लगाएं। तो ये जो एक चीज आने लगी और मजाक का जो आप एक कारण बनने लगते हैं कि देखिए इन्होंने तो मास्क लगाई, अभी तक डर रहे हैं, इस तरह की बातें लोग करने लगते हैं, ये बहुत गलत है। हमें इस वक्त मास्क को सपोर्ट करना चाहिए। जो भी व्यक्ति मास्क लगाए उससे प्रेरित होकर दूसरे को भी लगाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर कुछ देर पहले स्वाति साहिबा जैसे कि बच्चों को लेकर मैंने बात की थी और आपने इस पर जवाब दिया, उसमें एक बात आपने कही कि फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट किया तो वही मेंटल हेल्थ पर भी काफी असर पड़ा। अब स्कूल खोल रहे हैं, ऐसे में बच्चे, जाहिर सी बात है, अब मेंटल हेल्थ पर हमारे हिंदुस्तान में उतना काम नहीं किया जाता है जितने दूसरे ममालिक में किया जाता है। आप जबकि ये मेंटल हेल्थ जैसी जो चीज़ें हैं वो कोरोना में ज़्यादा मंजर आम पर आई हैं, तो बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं उन्हें इस चीज़ से बचाने के लिए, उबारने के लिए स्कूल इंतज़ामिया को किस तरह की कोशिशें करनी चाहिए? अगर सरकारी सतह पर आप कहना चाहेंगी तो क्या आपको लगता है कि सरकारी सतह पर ये मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल पीस के लिए अभियान चलाने की ज़रूरत है? क्योंकि ये जो कोरोना है और ये लॉकडाउन जो है इसने बहुत सारे लोगों को इस मर्ज में कह दें कि ढकेल दिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और ज़रूर स्कूलों को इस तरह पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जितने भी पेरेंट्स हैं वो भी लगातार इसके बारे में बात करते रहते हैं कि बच्चे कोविड के समय में लॉकडाउन के द्वारा बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, स्वास्थ्य सबका ज़्यादातर बिगड़ गया है। लोगों घर में बैठे बैठे बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के जब आप काम करते हैं तो धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। और बच्चे अपने दोस्तों से ना मिलने की वजह से, स्कूल जो वो बाहर निकलते थे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे डिप्रेशन में, एंजाइटी में, तरह तरह की चीज़ों से इस वक्त परेशान हो रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं। तो अगर स्कूल जो है वो इस तरह के कैंपेन्स चलाते हैं जहाँ आप सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए बच्चों के बीच में जो पीयर टू पीयर एक्टिविटीज होती हैं, उन चीजों को अगर आप बढ़ावा देंगे, बच्चों का इंटरेक्शन एक दूसरे से बढ़ेगा। अगर आप इस तरह की काउंसलिंग या सेशंस रखेंगे जहां बच्चों को उनके लेवल पे, जिस भी कक्षा के बच्चे हैं उस स्तर पर आकर के उनके लिए जो जरूरी बातें हैं उनको समझाई जाए, उनको बताया जाए कि कैसे वो इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं, या कैसे उनको हम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें जिससे कि उनका माइंड अब डाइवर्ट हो। जो उन्होंने बुरा समय देखा है वो अब उन्हें ज्यादा याद नहीं रहे, उससे निकल करके वो बाहर आए। ये सभी और ये बच्चे वैसे ही अगर 9th और 10th बोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो वो बच्चे जो इस बार 10th का एग्जाम दे रहे हैं, उनकी 8वीं क्लास और 9वीं क्लास एकदम से ऑनलाइन पर मुनहसर रही, ऑनलाइन ही उन्होंने स्टडीज की। ऐसे में 10th बोर्ड आ गया है तो ये डर उन्हें सताता है। अब जब डर सताता है तो बहुत सारे बच्चे एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, उनके मेंटल पर बहुत असर पड़ता है। तो माँ बाप को क्या करना चाहिए अगर स्कूल में ऐसा इंतजाम नहीं है तो? देखिए, बहुत जरूरी है। एक तो पहली बात, किसी भी जो पेरेंट्स और बच्चे का जो रिलेशनशिप है, यानी कि आपस में बातें करना, बच्चे को खोलना, वो बच्चे को एक कॉन्फिडेंस देना कि जो पेरेंट्स हैं वो आपके दोस्त की तरह हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको वो सुनेंगे, उन पर वो रिएक्ट नहीं करेंगे, उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो आपको बच्चे का दोस्त बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप बच्चे से दोस्ती करेंगे, माँ बाप के तौर पर नहीं करिए, दोस्त के तौर पर जितना आप बच्चे के साथ व्यवहार करेंगे, बच्चा उतना आपसे खुलेगा, अपने मन की जो बातें हैं वो आपसे शेयर करेगा और आप उसे कहीं बेहतर समझा सकते हैं, इसके बजाय कि बच्चा इंटरनेट पर उनके जवाब ढूंढे या अपने आप से समझाने की खुद को कोशिश करे, क्योंकि फिर बच्चे अपने आप को सही से गाइड नहीं कर पाते। तो पहली चीज तो ये जरूरी है कि पेरेंट्स एक दोस्त की तरह से बच्चे से पेश आए और उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास करें, उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। साथ ही हमें ये भी कोशिश करना है कि जो बच्चे आजकल गैजेट्स में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है गैजेट्स पे, उससे भी हमें बच्चों को
थोड़ा अलहदा करने की जरूरत है। हम बच्चों को कुछ और एक्टिविटीज में लगाएं। अब क्योंकि सब कुछ खुल गया है तो आप बच्चों को स्पोर्ट एक्टिविटीज में या बच्चों का जिस चीज में रुझान है, म्यूजिक में, पेंटिंग में, डांस में, उन एक्टिविटीज को थोड़ा और प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि उससे बच्चे की जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में डाइवर्ट होती है। और साथ ही कुछ फैमिली टाइम स्पेंड करना वो किसी भी फैमिली के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और बच्चों का जो एक फैमिली इंस्टीट्यूशन पे जो एक कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रहता है, और उससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों ही अच्छे से जो है ग्रोथ होती है। और अगर किसी पेरेंट को लग रहा है कि नहीं, बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत है या हमारे समझाने से भी वो भी नहीं समझ पा रहा है या हम बेबस हो रहे हैं ऐसी स्थिति में, तो फिर जरूर आपको किसी साइकोलॉजिस्ट का सहारा लेना चाहिए, जो कि एक बहुत ही निर्धारित तरीके से बच्चे की काउंसलिंग करते हैं, उन्हें समझाते हैं, पेरेंट्स को भी समझाते हैं, ताकि जो घर का माहौल है वो इस तरह से बन सके कि बच्चा जो है जिस भी परेशानी से, मानसिक तनाव से जूझ रहा है, उससे वो बाहर निकल सके, बाहर आ सके। और जरूर बच्चे की जिस भी चीज में रुचि है उस चीज को प्रोत्साहित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे बच्चा और माँ बाप को एक चीज और ऐड करना चाहूंगी इसमें कि माँ बाप को बच्चे ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए कि वो किस स्ट्रीम की तरफ जाएंगे। अगर उन्हें पीसीएम पसंद है तो वो पीसीएम ले, अगर उन्हें पीसीबी पसंद है तो उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से या फिर आर्ट्स पसंद है तो वो आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज की तरफ जाना चाहते हैं तो उधर जाने उन्हें दिया जाए। क्योंकि अगर पेरेंट्स उन पर दबाव बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो उसमें अपना 100% नहीं दे सकते जो वो चाहते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारे बच्चे एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को इस बात को समझने की ज़रूरत होती है। कई बार वालिदैन को हमने सुनते हुए या कहते हुए देखा है कि हमारा बच्चा जो होगा अभी छोटा है, 1-2 साल का है, तो हम इसे ये बनाएंगे। बज़ाहिर आपकी ये ख्वाहिशें होती हैं, माँ बाप अपने बच्चों में हर कुछ अपना फ्यूचर तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। अगर आप अपने आप से सवाल करेंगे, अगर आपका बच्चा बड़ा जब होता है उससे पूछिए कि वो क्या बनना चाहता है, और कोइंसिडेंस अगर ऐसा होता है कि जो आप उसे बनाना चाहते हैं और वही वो बनना चाहता है, तो ये तो खुशियाँ दोबाला होने वाली जैसी बात है। लेकिन प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चों को, ये तमाम पेरेंट्स को समझने और इस पर सोचने की ज़रूरत है। अभी जैसा कि स्वाति साहिबा मौसम सरमा चल रहा है, गर्मी के दिन हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऊपर से कोरोना का भी खौफ है, स्कूलों में कोरोना के केसेस भी अब थोड़े से आने भी शुरू हो चुके हैं। माँ बाप को गर्मी के हवाले से बच्चों को लेकर क्या कुछ ख्याल रखना चाहिए? और अभी रोज़ा भी चल रहा है तो डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम, परेशानी से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और खास तौर से देखिए, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों में डिहाइड्रेशन नहीं हो, क्योंकि बच्चों में स्वाभाविक तौर से पानी पीने की जो है ज़्यादा ललक नहीं होती है, वो थोड़ा अवॉइड करते हैं, इस चीज़ की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। साथ ही अब क्योंकि आप स्कूल जा रहे हैं, वहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इनसेंसिबल लॉस बॉडी से बहुत हो रहा होता है, और इसीलिए हमें एज पेरेंट्स जो है बहुत ज़रूरी है, पहली बात तो बच्चों को ये समझाना कि पानी पीते रहना या कुछ कुछ तरल पदार्थ स्कूल के दौरान भी उनके लिए लेना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा स्कूल में करते रहें। साथ ही में हम इस चीज़ की कोशिश करें कि जो बच्चों को हम कपड़े पहना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गाढ़े रंग के या इस तरह के नहीं होने चाहिए जो कि सिंथेटिक कपड़े हों। तो इस चीज़ का भी अगर हम ध्यान रखें कि हम सूती कपड़े अगर बच्चों को पहनाएं तो उससे जो गर्मी में पसीना आता है वो जल्दी से बाहर निकल जाता है और बॉडी का तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। साथ ही में आप बच्चों को कुछ रसीले फ्रूट्स जो है वो रख करके दे सकते हैं, क्योंकि उससे भी बच्चों को अच्छी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी जो है स्वाभाविक तौर से मिलता है। तो जो भी अपने बच्चों को टिफिन रखकर आप देते हैं उसमें कोशिश करिए कि आजकल जो इतने अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं, रसीले फल आ रहे हैं, जो भी आपके बच्चे को पसंद है वो जरूर रख करके बच्चे को आप दें। और साथ ही बच्चों को ये भी समझाइए कि अगर सरदर्द महसूस होता है, उल्टी जैसा लगता है या बच्चे को कमजोरी महसूस हो रही है तो तुरंत उन्हें स्कूल में जो अपने टीचर हैं उनसे बात करनी चाहिए और रेस्ट करने की उस वक्त बच्चे को जरूरत है। और टीचर्स को भी इस बारे में एजुकेशन देने की जरूरत है कि बच्चे को अगर ऐसे शुरुआती लक्षण जो कि गर्मी लगने के होते हैं वो अगर दिखाई दे तो उन्हें तुरंत बच्चे को शेडेड एरिया में रखना चाहिए, उसे पानी अच्छी मात्रा में पिलाना चाहिए। थोड़े ठंडा पानी आप बच्चे के ऊपर डाल भी सकते हैं, कपड़े थोड़े गीले कर सकते हैं जिससे कि उसका तापमान जो है वो जल्दी कम हो जाए। तो ये चीजें जो है स्कूल में आसानी से किया जा सकता है। वही बच्चों को सनस्क्रीन लगाइए ताकि उनकी त्वचा जो है वो खराब नहीं हो, वो झुलसे नहीं, क्योंकि गर्मी में जो है सूरज तेज होता है और त्वचा पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज का भी खास तौर से ध्यान रखिए। और जब बच्चे घर आ जाएं और शाम को जब आप बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजते हैं तब भी इस बात का ध्यान रखिए कि जब तेज धूप है तब बच्चों को हमें उस वक्त नहीं भेजना चाहिए, या ऐसी जगह पे तब बच्चे खेलें जहाँ छांव हो, जहाँ तेज धूप नहीं हो।
और खास तौर से अगर आप तेज धूप में स्पोर्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं या जिम जा रहे हैं या ज्यादा मशक्कत कर रहे हैं, तो ऐसे में हीट क्रैम्प्स होने की या जो गर्मी लगने की बात हम बोलते हैं उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसा नहीं करें। थोड़ा तापमान जब ठीक हो जाए तभी जो है बच्चे धूप में बाहर मतलब खेलें। और अगर बच्चों को आपको लग रहा है कि मांसपेशियों में बहुत ऐंठन हो रही है या गर्मी जैसा लग रहा है, तो उस वक्त साधारण पानी की बजाय आप पानी में थोड़ा सा नमक या थोड़ी सी चीनी साथ में मिला करके अगर बच्चों को देते हैं, या उस वक्त स्पोर्ट ड्रिंक्स जिनमें स्वाभाविक तौर से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या ORS जो होता है वो ज्यादा फायदा करता है। तो इसलिए बच्चों को हम ये तो बच्चों की बात हो गई। अब वो महिलाएं, वो खातून जो बच्चों का केयर करते हैं, उन्हें भी अपनी केयर करने की ज़रूरत है। वो अपने ऊपर भी ध्यान दें। जो कामकाजी महिलाएं हैं वो एक तो फैमिली की वजह से या थोड़ा सा हैक्टिक उन्हें लगता है, हेडेक रहता है, और दूसरा ये कि ऑफिस में काम की वजह से भी एक भार रहता है उन पर। ऐसे में एक रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई है कि हिंदुस्तान में जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही है, तो 83% ऐसी खातून हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग एरिया में ना होने की वजह से वो अपनी जॉब को छोड़ने की कोशिश कर रही हैं या छोड़ने का मन बना रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो एक वुमेन के मेंटल हेल्थ पर कितना दबाव डाल रही हैं, फीसद से हमें पता चल रहा है स्वाति साहिबा। तो वर्किंग इन्वायरमेंट का भी बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ घर का इन्वायरमेंट, वर्क आप कहाँ पे करते हैं, आपके आसपास पॉजिटिव लोग किस तरह हैं, निगेटिविटी जहाँ फैल रही है उन लोगों से दूर रहिए। इतना मैंने कुछ थोड़ा बहुत बताया। मैं चाहती हूँ कि इस पर अपनी राय आप रखें। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और हम चाहे घर में हैं चाहे हम बाहर हैं, अगर हम किसी कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं या हमें वो सही माहौल नहीं मिल रहा है जो कि हमारे आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, तो उसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। और उसी तनाव को लेकर के हम घर आते हैं या हम कोई भी और एक्टिविटी करते हैं तो उस तनाव का असर दिखाई देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो पूरा दिन है, चाहे घर पर है या बाहर है, वो सही लोगों के साथ बीते, तनाव मुक्त बीते, और हम बहुत ज़्यादा उसमें परेशान नहीं हो। क्योंकि जैसे जैसे तनाव बढ़ता है वैसे वैसे बीमारियों को भी फिर वो न्योता देने लगता है। और हमने देखा है कि लोग तरह तरह की बीमारियों से फिर जूझने लग जाते हैं, और ये फिर एक बहुत ही विशियस साइकिल बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर हम शुरू से ही ये प्रयास करें कि हम खुश दिल रहें, हम समस्याओं को अपने तौर पर जितना सुलझा सकते हैं उसे सुलझाएं, हम खुद को डिस्ट्रेस करें, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें हमारी रुचि है, उसको थोड़ा सा वक्त दिन भर में ज़रूर दें ताकि वो हमें डिस्ट्रेस करे, जो हमारे ऊपर तनाव है वो दूर हो। हम डाइट सही लें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमें डेफिशिएंसीज नहीं हो। साथ ही में हमारी नींद अच्छी होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम तनाव मुक्त रह सकें। तो इन चीज़ों पर हम ध्यान दें। वही साथ ही में जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो तरह तरह के गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और जो सरकार भी है, उनको भी लगातार ये प्रयास करना ही होगा। क्योंकि देखिए, महिलाओं के लिए ये एक दोहरी समस्या हो जाती है, क्योंकि आपको घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं और आपको अपना काम भी संभालना है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर वर्क प्लेस में महिला को सही माहौल नहीं मिलता या जो सहूलियतों की उनकी ज़रूरत है, अगर वो सहूलियतें उन्हें नहीं मिले तो उनके लिए और भी ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है। और इसीलिए हम कई बार देखते हैं कि लेडीज में डिप्रेशन, एंजाइटी और वजन बढ़ना, थायराइड की प्रॉब्लम्स होना, इस तरह की समस्याएं जो है बहुत ज़्यादा सामने आने लगती है, क्योंकि शरीर भी जवाब देने लगता है जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं। तो ज़रूरी है कि डेफिनेटली, और बहुत सारे देखिए स्वयंसेवी संघ भी होते हैं जो कि इस चीज़ को लेकर के बहुत वर्कशॉप्स करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनको भी जो है बार बार जो है इन जो महिलाओं की समस्याएं हैं उनसे अवगत कराया जाता है, ताकि वो जो अपने वर्क प्लेस है, जो उनका ऑफिस है, वहाँ सिस्टम्स को और बेटर अलाइन कर सके। और इसलिए लगातार ये एक जद्दोजहद है जो महिलाओं की अभी तक चल रही है, और अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। ये सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि ऑनलाइन पेशेवर नेटवर्किंग है जिसका नाम है लिंक्डइन, उनकी रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया कि भारत में बड़ी संख्या में जो खवातीन होती हैं वो सैलरी में कटौती और बायसनेस यानी पक्षपात और फ्लेक्सिबिलिटी की कमी की वजह से 83% महिलाएं ऐसी हैं जो जॉब छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्वाति साहिबा जुड़ने के लिए और कई मौजू पर मौक़िफ़ और इज़हार ख्याल करने के लिए, लोगों को मशवरे देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू, चलती रहेगी ज़िंदगी में। बस इतना ही। आदाब।